गाइस हम जब भी पीसी बिल्ड करते हैं हमारा मेन फोकस होता है कि हम अपने बजट का मेन हिस्सा अपने सीपीयू एंड जीपीयू पर ही लगाएं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें इन दोनों चीज़ों पे से थोड़ा बजट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है एक एसएसडी को लेने के लिए। बट क्या आपको सच में एक महंगे एसएसडी की ज़रूरत है? चलिए आज इसी बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो भी बजट हो, चाहे 3000 हो या 10,000 हो, आपको एक एसएसडी ज़रूर लेना है। कम बजट है तो हार्ड ड्राइव डंप कर दो और एक जो भी कैपेसिटी की एसएसडी होती है वो ले लो। ज़्यादा बजट है तो फिर आप एसएसडी प्लस एसडीडी का कॉम्बो बना लो या फिर आप हायर कैपेसिटी की एक एसएसडी ही ले लो सिर्फ। बट कुछ भी हो, एसएसडी लेना ज़रूर। और इसका एक बहुत ही जस्टिफाइबल रीज़न भी है। हार्ड ड्राइव एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जहाँ मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए उसकी एफिशिएंसी एंड रीड राइट स्पीड्स कम होते हैं। बट एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। इसमें मेमोरी चिपलेट्स होते हैं जहाँ आपका डेटा इधर क्लस्टर्ड वे में और स्कैटर्ड वे में स्टोर होता है। एज अ रिजल्ट इसके रीड राइट स्पीड्स सब्सटेंशियली हाई होते हैं। इसलिए आपका जो भी वर्क फ्लो है अपने पीसी से, चाहे वो सिंपल ईमेल रीड करना हो या फिर एक्सटेंसिव गेमिंग हो, आपको सही में एक एसएसडी की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप कम बजट पे हो तो सिर्फ एसएसडी फिलहाल के लिए ले लो। बट आप ज़्यादा बजट वाले हो तो आपके पास ऑप्शन भी रहता है, चाहे आप एसएसडी प्लस एसडीडी ले सकते हो या फिर आप सिर्फ एसएसडी ले सकते हो हायर कैपेसिटी की। बट अगर आप कम बजट वाले हो और अगर आप अभी एसएसडी ले रहे हो तो आपका जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगा, जब आप नेक्स्ट अपना पीसी पर आप पैसे डालोगे, तब आप फिर दूसरी एसएसडी मत लेना। तब आपका जो भी बजट हो आप एक एसडीडी ले लेना, क्योंकि बल्क स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है। आपको लगेगा आपको 1 TB 2 TB का एक हार्ड ड्राइव ले लेना चाहिए, बट अगर अभी पैसे नहीं आपके पास तो आप सिर्फ एक एसएसडी लेके अपना काम चला सकते हो। एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया कि क्या स्टोरेज कॉम्बो बनाना है, फिर अब बारी होती है थोड़ी रिसर्च की। आप चाहे ऑनलाइन मार्केट में जाओ या फिर ऑफलाइन मार्केट में, आपको प्राइमली 2 तरह के एसएसडीज मिलते हैं। एक होती है SATA SSD और एक होती है NVMe SSD। एक्चुअली SATA और NVMe कुछ भी नहीं बट एक कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है आपके SSD और आपके CPU के बीच। जनरली SATA SSD स्लो होती हैं NVMe SSD से। अब बात करते हैं फॉर्म फैक्टर्स की। SATA SSDs 2 फॉर्म फैक्टर्स में आती हैं। एक होती है 2.5 इंच फॉर्म फैक्टर और दूसरा होता है M.2 फॉर्म फैक्टर। NVMe ड्राइव्स मोस्टली M.2 फॉर्म फैक्टर में ही आती हैं। आप में से बहुत लोग एक M.2 SATA SSD और एक M.2 NVMe SSD के बीच में कंफ्यूज हो जाते होंगे। बट हमेशा एक बात याद रखना कि M.2 बस एक फॉर्म फैक्टर है, आपकी एक्चुअल स्पीड इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करती है। M.2 SATA इंटरफेस विल ऑलवेज बी स्लोअर देन M.2 PCI इंटरफेस, यानी कि जो NVMe यूज़ करते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना SSD खरीदते वक्त। NVMe में भी 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, एक होती है PCI Gen 3 एंड दूसरा होता है PCI Gen 4। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए SATA SSD काफ़ी होंगी। अगर आपने कोई पुराना सिस्टम यूज़ किया है जिसमें स्टोरेज के लिए सिर्फ हार्ड ड्राइव थी, तो फिर आपको काफ़ी परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा। NVMe बहुत फास्ट होता है SATA से, बट क्या ये डिफरेंस आप नोटिस कर सकते हो? मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली कैन नॉट। देखो, SATA SSD सबसे घटिया वाली भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है एक SSD से। यानी अगर आपने कोई सस्ती SSD भी ले ली तो आपको स्नैपीनेस इंस्टेंटली फील होगी। इसी तरह सबसे सस्ती NVMe ड्राइव भी मोस्ट SATA SSD से एटलीस्ट 3 टाइम्स फास्ट होती है। ये तो हुआ कुछ मैथमेटिकल कंपैरिजन, बट रियल वर्ल्ड में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लो कि आपने एक सॉफ्टवेयर रखा है एक SSD में, या फिर आपने अपना OS जो है वो अपने हार्ड ड्राइव में रखा है। जब आप उसे बूट करते हो तो सम अराउंड 20 सेकेंड्स लगते हैं उसे बूट होने में। वहीं पे जब आप किसी सस्ती SATA SSD भी लगा के उसे बूट करोगे तो सम अराउंड 8 to 10 सेकेंड्स लगेगा। अब ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर आप एक SATA SSD भी लेते हो और अपग्रेड करते हो एक हार्ड ड्राइव से, तो ये एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिलता है जो कि वर्थ इट है। बट जब आप एक सस्ती SATA SSD से जब आप एक सस्ता एक NVMe Gen 3 ड्राइव लेते हो, यानी कि जो एंट्री लेवल ड्राइव्स आती हैं, चाहे वो इंटेल का हो या फिर वो वेस्टर्न डिजिटल का हो, तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। वो सिर्फ 3-4 सेकंड का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। बट प्राइस की अगर बात करें तो फिर 3-4 हज़ार भी ज़्यादा लग जाते हैं आपको। उसके जगह मुझे लगता है कि आपको वो पैसा एक SATA SSD में ही लगा देना चाहिए, तो आपको स्टोरेज ज़्यादा मिल जाएगी, या फिर आप पैसे बचा के दूसरी चीज़ में भी लगा सकते हो। प्राइस टू परफॉर्मेंस किंग एट अ बजट कंस्ट्रेंट इज़ ऑलवेज SATA SSD। बट अगर आपको सही में अपग्रेड करना है एक SATA SSD से भी, तब आप सीधे Gen 4 SSD ले लो। अब तक जितनी भी बातें हो रही थी वो एक Gen 3 NVMe SSD को लेकर हो रही थी। अब बात करते हैं Gen 4 SSD की। Gen 4 इंटरफेस की बैंडविड्थ जनरली डबल होती है एक Gen 3 इंटरफेस के बैंडविड्थ से, यानी आपको अच्छी खासी स्पीड मिलेगी एज कम्पेयर टू अ Gen 3 NVMe। एंड जब आप कंपेयर करोगे Gen 4 को SATA SSD से,
आपको अप टू 8 टाइम्स फास्टर स्पीड मिल जाएगी। हार्ड ड्राइव से तो कोई कंपैरिजन का मतलब बनता ही नहीं है एक Gen 4 SSD का। अगर आप एक Gen 4 SSD लेते हो तब मैं कह सकता हूँ कि आपने एक नोटिसेबल अपडेट किया। जो सॉफ्टवेयर्स या फिर OS 8 सेकंड में बूट हो रहे थे वो अब एक सेकंड या फिर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में बूट होंगे, तो ये एक नोटिस वर्दी एक टाइम होता है। बट फिर भी 90% आप में से किसी को भी इस स्पीड की भी ज़रूरत नहीं है। अगर 8 सेकंड आपके बच भी जाते हैं तो आपको उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। बट फ़ायदा किनको होगा, किनको लेना चाहिए एक एक्सपेंसिव Gen 4 SSD जो कि 10-10 हज़ार का आता है, वो भी 500 GB, कोई 1 TB भी नहीं, 500 GB 10-10 हज़ार का आता है। तो ये किनको लेना चाहिए, वो जो बहुत लार्ज फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत हाई क्वालिटी की वीडियोज़ जैसे कि 4K वीडियो, 6K वीडियोज़ अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में, जैसे कि आपने अपने UHS 3 या फिर UHS 2 मेमोरी कार्ड में अपना डेटा स्टोर किया, रिकॉर्डिंग फोटो वगैरह स्टोर किए, रॉ फोटोज़, एंड वो आपको बार बार ट्रांसफ़र करना पड़ता है टू एंड फ्रो, तब आपको एक Gen 4 SSD कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो स्पीड में जो डिफरेंस मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप एक Gen 3 SSD यूज़ करते हो तो स्टार्टिंग की तरफ आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिलता है रीड राइट स्पीड में, बट आफ्टर सम टाइम वो गर्म होने लगता है एंड परफॉर्मेंस में थोड़ा थ्रॉटल देखने को मिलता है। ये केस Gen 4 के साथ नहीं होता। अगर आप बहुत लार्ज फाइल्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो Gen 4 SSD आपको कांस्टेंट एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल स्पीड देता है। तो अगर आप उनमें से हो जो कि लार्ज फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं जिन्हें 8-10 सेकंड से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, एंड सिर्फ 8-10 सेकंड नहीं, अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तब आपको 1-1 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आपके लिए मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है तो फिर आपको Gen 4 SSD से नीचे सोचना भी नहीं चाहिए। यानी कि अगर आप एक वीडियोग्राफर हो, अगर आप एक फोटोग्राफर हो, अगर आप एक 3D एनिमेशन वर्ल्ड से हो, या फिर आप बहुत सीरियस वर्कलोड करते हो, आप सर्वर वगैरह बना रहे हो, तब आपको Gen 4 SSD लेना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि कंपैटिबिलिटी का भी ध्यान आपको रखना है। SATA ड्राइव्स मोस्ट मदरबोर्ड्स में चल जाती हैं, M.2 स्लॉट बहुत सारे पुराने मदरबोर्ड्स में नहीं होता। फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका जो M.2 स्लॉट है मदरबोर्ड में वो एक SATA इंटरफेस पे है या फिर PCIe इंटरफेस पे है। अगर PCIe इंटरफेस पे होगा तो वो SATA भी चलवा देगा, बट अगर कोई SATA इंटरफेस वाला M.2 होगा तो वो PCIe इंटरफेस वाले SSDs को नहीं चला सकता। तो ये बात भी आपको ख्याल रखना है। दूसरा है कि अगर आप Gen 4 वगैरह की बात कर रहे हो तो फिर आपको CPU भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपका CPU कंपैटिबल है भी कि नहीं Gen 4 से। इंटेल का भी 10 Gen मार्केट में चल रहा है एंड उसमें PCIe Gen 4 का ऑफिशियल कोई भी सपोर्ट है नहीं। अब इंटेल 2021 के फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ अपना 11 Gen प्रोसेसर लाने वाला है जिसमें वो बोलता है कि Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा आपको। बट अगर आप एक AMD यूज़र हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 3000 सीरीज़ के ऊपर के प्रोसेसर्स में जाओ। 3000 सीरीज़ के पहले कोई भी Gen 4 का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप एक AMD 3000 सीरीज़ का CPU यूज़ करो जैसे कि Ryzen 5 3600 या फिर Ryzen 7 3700X, या फिर आप लेटेस्ट 5000 जनरेशन का CPUs लेने वाले हो जैसे कि 5600X या फिर 5950X वगैरह, तब आप उसके साथ Gen 4 SSD बड़े आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के पेयर अप कर सकते हो। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो मदरबोर्ड लिया है वो भले ही M.2 PCIe इंटरफेस को सपोर्ट करता हो, बट ये नेसेसरी नहीं कि वो Gen 4 को हमेशा सपोर्ट करे। जैसे कि इंटेल साइड में तो मैंने आपको बताया कि कोई भी CPU कंपैटिबल है नहीं, तो इंटेल की तरफ से कोई भी मदरबोर्ड आपको नहीं मिलता जहाँ पे Gen 4 का सपोर्ट हो, एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है। एंड अगर आप AMD की बात करते हो तो फिर B550 या फिर X570 या फिर इसके हायर वेरिएंट्स के मदरबोर्ड ही आपको लेना चाहिए। B550 के पहले यानी कि B450 और X470 जैसे मदरबोर्ड्स में आपको Gen 4 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एज अ कंक्लूजन मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट एक SATA SSD तो ज़रूर कंसीडर करना। अगर आप चीप एंट्री लेवल NVMe लेने वाले हो तो बेटर गो विथ SATA ओनली बिकॉज इट्स नॉट वर्थ द एक्स्ट्रा कैश। अगर आप एक प्रोफेशनल हो जिसे कुछ सेकंड्स एंड मिनट्स से फ़र्क पड़ता है देन यू शुड बाई अ Gen 4 NVMe ड्राइव। बट अगर आप ऑलरेडी एक SATA SSD यूज़ कर रहे हो तो योर नेक्स्ट अपडेट शुड बी अ Gen 4 NVMe इंस्टेड ऑफ अ Gen 3 NVMe फॉर अ नोटिसेबल चेंज। इनफैक्ट NVMe वर्सेस SATA से ज़्यादा कंसीडर आपको करना चाहिए ये फैक्ट कि आप जो भी SSD लो, चाहे वो NVMe हो या फिर SATA हो, उसमें DRAM ज़रूर होना चाहिए। अब DRAM क्या होता है इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट अगर आपके SSD में DRAM नहीं रहता है तो काफ़ी टाइम के बाद आपका रीड राइट स्पीड एक हार्ड ड्राइव के बराबर ही हो जाता है और आपको वो लेवल की परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। आई बिलीव आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि किस SSD के साथ जाना है एंड कौन सा SSD आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो नहीं देता है। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक कंप्लीट बट ईजी एक्सप्लेनेशन देने की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।